Hello everyone, we are starting chapter 18 body fluids and circulation. What is body fluid? Any liquid required for circulation of different chemicals or materials within the body, and this is very important as every element, every chemical have to be rotated for the proper functioning of the body. Different animals have developed different methods for transport of materials within the body. In small organisms like sponges and coelenterators, water from the surrounding is used for the transportation. In higher organisms, the common fluid is blood, as we all know. तो blood मेन फ्लूइड है ऑर्गेनिजम्स में जो ट्रांसपोर्ट ऑफ और सब्सटेंसेस केमिकल्स एंड ऑल विद इन द बॉडी करने के लिए यूज़ होता है. ब्लड के अलावा ह्यूमन बॉडी में एक और फ्लूइड प्रेजेंट होता है विच इज़ नोन एज लिम्फ. वो भी कुछ ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है एंड कुछ अदर फंक्शंस में भी. उसके बारे में हम धीरे धीरे सब जानेंगे. सबसे पहले हमें देखना है ब्लड. आप ब्लड के बारे में ऑलरेडी जानते हैं. ब्लड में जो लिक्विड होता है उसे फ्लूइड कहते हैं. उसके अलावा ब्लड में एलिमेंट्स 3 टाइप के सेल्स होते हैं, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स, है ना. चलिए अब इनको और थोड़ा अच्छे से समझेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ ब्लड? अगर आपसे पूछे कि ब्लड है क्या, blood is a special connective tissue. It is a type of connective tissue which is of fluid matrix, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा, एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी टाइप ऑफ सेल्स जो भी उसमें प्रेजेंट है. ओके, सो व्हाट इज इट? इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू. टिश्यूज़ नॉर्मली सॉलिड होते हैं. ब्लड है जो हमें फ्लूइड फॉर्म में मिल रहा है, मूव कर सकता है, राइट. अब ब्लड के अंदर हमने बोला ब्लड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. ब्लड के कंटेंट को प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स. तो सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा की. प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड. ओके, फ्लूइड है, स्ट्रॉ कलर्ड है. स्ट्रॉ मतलब सूखी घास, फूस जिसे बोलते हैं, है ना. तो लाइट येलोइश क्रीमिश कलर का. ओके, प्लाज्मा में क्या है? 90% 92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर एंड प्रोटीन्स कॉन्ट्रीब्यूट 6 to 8%. ओके, 90% वाटर है तो बाकी जो बचा वो उसमें कुछ स्पेशल प्रोटीन्स हैं और कुछ और केमिकल्स प्रेजेंट हैं. ब्लड में प्लाज्मा कितना है? अगर पूछें कि ब्लड का कितना पार्ट प्लाज्मा से बना है, 55%. 55% ऑफ द ब्लड इज़ प्लाज्मा. ठीक है, अब हम प्लाज्मा के अंदर क्या क्या है उसके बारे में जानेंगे. प्लाज्मा में 90% तो वाटर है, बाकी क्या क्या है? 6 to 8% उसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं. कौन कौन से प्रोटीन्स हैं? उसके कुछ टाइप्स हैं, फिब्रिनोजेंस, ग्लोब्युलिन्स एंड एल्ब्युलिन्स. ये मेजर प्रोटीन्स हैं. ठीक है, इनके अलावा भी और चीज़ें प्रेजेंट हैं. फिब्रिनोजेंस, ग्लोब्युलिन्स, एल्ब्यूमिन्स, 3 मेजर प्रोटीन्स हो गए. फिब्रिनोजेंस आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोएगुलेशन. ब्लड को जमने में क्या चाहिए? फिब्रिनोजेंस. ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या करते हैं? दे आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म. हमारा इम्यून सिस्टम यानी कोई फॉरेन पार्टिकल्स या जर्म्स आ गए उनसे लड़ने का काम. और एल्ब्यूमिन्स हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस. बॉडी के अंदर आयनिक कंटेंट और वाटर बैलेंस को मेंटेन करने में एल्ब्यूमिन काम करता है. इसके अलावा और क्या प्रेजेंट है प्लाज्मा में? सम मिनरल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स. ओके,
some factors for coagulation or clotting of blood are also present in the plasma. Okay, ब्लड के प्लाज्मा में ब्लड को जमाने वाले, कभी चोट लग जाती है तो खून जमता है ना, क्लॉटिंग होती है, खून का थक्का जमता है ना, तो उसको जमाने के लिए कुछ स्पेशल फैक्टर्स होते हैं, वो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। बट अगर वो ऑलरेडी ब्लड में प्रेजेंट हैं तो अंदर ब्लड क्यों नहीं जम जाता? क्योंकि वो फैक्टर्स इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जब चोट लगती है वो ब्लड बाहर आता है, तब रिएक्शन की वजह से वो एक्टिव होके ब्लड को जमा पाते हैं। ओके, लास्ट लाइन देखिए, प्लाज्मा विदाउट द क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। ओके, अगर प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स, जमाने वाले जो भी फैक्टर्स हैं, उनको हटा दिया जाए तो बाकी जो कुछ बचा उसको हम क्या कहेंगे? अब सीरम। ठीक है, चलिए ये तो हो गया प्लाज्मा। अब बात करते हैं टाइप ऑफ सेल्स, ब्लड में जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं उनके बारे में। आपको ऑलरेडी नाम पता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी को, लाल कलर के जो ब्लड सेल्स होते हैं ना, रेड ब्लड सेल्स, उनका प्रॉपर नाम क्या है? एराइथ्रोसाइट्स। ओके, वाइट ब्लड्स को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स तो प्लेटलेट्स हैं। तो लाल वाले रेड कलर के हैं एराइथ्रोसाइट्स, सबसे ज़्यादा हैं ब्लड में। तीनों टाइप के सेल्स में से आरबीसी सबसे ज़्यादा होते हैं। एक हेल्दी ह्यूमन में एवरेज 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी पर क्यूबिक mm हो सकते हैं। ठीक है, अब आरबीसी बनते कहाँ हैं? आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो, रेड बोन मैरो। एडल्ट्स के अंदर, बोन के अंदर स्पेशल फ्लूइड है जिसे बोलते हैं बोन मैरो, उसमें आरबीसीज बनते हैं। आरबीसीज की खासियत, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, दे आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट है। और उनकी शेप कैसी है? बाय कॉनकेव। कॉनकेव शेप कैसी होती है? ऐसी ना, तो दोनों साइड से कॉनकेव हो, ये हो गया बाय कॉनकेव शेप। ठीक है, न्यूक्लियस एब्सेंट है, बाय कॉनकेव शेप है, और इनके अंदर रेड कलर देने के लिए क्या प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन। पिगमेंट कौन सा है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बनने के लिए क्या ज़रूरी होता है? आयरन। आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ठीक है, जो रेड कलर देता है, और इसी वजह से इन सेल्स का नाम हमने क्या रखा हुआ है? रेड ब्लड सेल्स। जब आप ब्लड टेस्ट करते हैं किसी के अंदर, डॉक्टर कहता है खून की कमी है या हीमोग्लोबिन की कमी है, तो हीमोग्लोबिन की भी एक रेंज है कि ब्लड में कितना होगा नॉर्मल के लिए। तो 12 to 16 ग्राम्स इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड में होगा तो हम नॉर्मल कहते हैं। इससे कम होता है तो कहते हैं हीमोग्लोबिन कम है, थोड़ी वीकनेस फील हो सकती है। किसी किसी के नॉर्मल एवरेज 9-10 तक होता है, पर उससे ज़्यादा कम जाएगा तो वीकनेस रहेगी। तो हमारे अंदर हीमोग्लोबिन की कमी नहीं हो तो उसके लिए हमें आयरन खाते रहना चाहिए, है ना, आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं आरबीसी का काम क्या है। आरबीसी क्या करता है? हीमोग्लोबिन है ना इसके अंदर, लास्ट चैप्टर में देखा आपने, हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है ना। सो आरबीसी का रोल यही है, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ओके, आरबीसी की लाइफ कितनी है? 120 डेज, जिसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कहाँ पर? स्प्लीन में। ओके, इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है, क्योंकि स्प्लीन में आरबीसी डिस्ट्रॉय होते हैं। ओके, ये तो हो गया आरबीसी के बारे में। नेक्स्ट क्या है? डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट्स।
ल्यूकोसाइट्स को हम WBC वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। ये लाल रंग के, नो रेड नहीं है, कलरलेस हैं, इनमें कलर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके पास कोई पिगमेंट नहीं है। ठीक है, इनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं है, इसलिए इनमें कलर नहीं है। कलरलेस हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ओके, इनका नंबर ब्लड में WBC RBC से काफ़ी कम होते हैं। वो थे 5 to 5.5 मिलियन और ये हैं 6000 to 8000। ठीक है, इनकी लाइफ बहुत कम है, शॉर्ट लिव्ड हैं। दो टाइप के होते हैं WBC को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड एग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स मतलब जिनके अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स टाइप साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, और जो प्लेन नज़र आते हैं जिनमें कुछ नहीं प्रेजेंट है, ग्रैन्यूल्स नहीं प्रेजेंट है, वो एग्रैन्युलोसाइट्स। ओके, अब इसमें भी देखा तो आगे और हमें टाइप्स मिले। ग्रैन्युलोसाइट्स में कितने हैं? 3 तरीके के मिलते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। और ग्रैन्युलोसाइट्स में 2 हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। तो टोटल कितने हो गए? 5 टाइप के WBC हो गए। ठीक है, सबसे पहले देखो न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबेंडेंट। पांचों WBC में सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स होते हैं, और सबसे कम कौन सा है? बेसोफिल्स। ठीक है, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स आर फैगोसिटिक। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट दोनों क्या हैं? फैगोसिटिक हैं। मतलब बॉडी में, ब्लड में जो भी उनको कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म, जर्म्स मिलेंगे, उसको ये अपने अंदर लेकर किल कर देते हैं। दोनों, न्यूट्रोफिल्स भी एंड मोनोसाइट्स भी। ठीक है, इसके बाद आ गया बेसोफिल्स। बेसोफिल्स क्या कर रहे हैं? कुछ केमिकल सिक्रेट कर रहे हैं, लाइक हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन। कौन से केमिकल्स हैं? विच आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। जब हमारी बॉडी में कहीं पर इन्फेक्शन हो गया, उससे स्वेलिंग हो रही है या रिएक्शन कर रही है बॉडी, तो वहाँ पे ये केमिकल सिक्रेट होते हैं। ठीक है, जो बॉडी को आगे सिग्नल देते हैं कहाँ पर इन्फेक्शन है। नेक्स्ट है इओसिनोफिल्स। दे रेजिस्ट इन्फेक्शंस। ये इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करते हैं, एंड आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन। बॉडी में कभी कभी सुनते हो ना, एलर्जी हो गई, तो वो जो एलर्जी के बदले में रिएक्शन, किसी को छींकें आनी स्टार्ट हो गई, किसी को बॉडी पे लाल दाने, रैशेज हो गए, वो सब किसकी वजह से हो रहा है? कौन है? इओसिनोफिल्स। ठीक है, और लास्ट है हमारे पास बचा 5th नंबर, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स फिर 2 टाइप्स के हैं, बी एंड टी। बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स। ये भी हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर बॉडी में कोई जर्म्स आ गया, उनको मारने के लिए हेल्प करते हैं, काम करते हैं लिम्फोसाइट्स। एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। एंटीबॉडीज़ सुना होगा ना आपने। तीसरे टाइप का आरबीसी WBC के बाद 3rd टाइप का फॉर्म्ड एलिमेंट कौन है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स मतलब प्लेटलेट्स। ठीक है, ये क्या है? दे आर सेल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट्स। स्पेशल सेल्स इन द बोन मैरो। बोन मैरो में कुछ स्पेशल सेल्स हैं जिनका नाम है मेगाकैरियोसाइट्स। उनसे ये सेल फ्रेगमेंट्स, प्लेटलेट्स बनते हैं। कितने हैं? डेढ़ लाख से लेकर
1,50,000 से लेकर 3,35,000 तक हो सकते हैं। प्लेटलेट्स का काम क्या है? कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, है ना। तो इनमें platelets can release a variety of substances which are involved in the coagulation or the clotting of blood. तो जब बॉडी को ज़रूरत है, कहीं इंजरी हो गई, ब्लड को क्लॉट कराना है ताकि ब्लड लॉस रुके, उस कट के ऊपर खून जब जम जाता है तो वो एक कवरिंग बना देता है जिससे कि और ब्लड बाहर नहीं निकलता, ठीक है। और अगर क्लॉटिंग नहीं होगी तो क्या होगा? एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा, बॉडी में से बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाएगा और खून की कमी से डेथ भी हो सकती है ना। तो इसीलिए प्लेटलेट भी इम्पॉर्टेंट है, राइट। चलिए इसके बाद अब देखते हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप सुना है आपने, ए ग्रुप, बी ग्रुप, है ना। तो अलग ब्लड ग्रुप में हम दो बातें बोलते हैं, एक तो ए ग्रुप, बी ग्रुप, और एक बोलते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव आता है RH, दोनों को समझेंगे अभी हम, ठीक है। पहले देखते हैं ABO ग्रुपिंग क्या है। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, क्या फ़र्क है इनमें? ये बेस है प्रेजेंस और एब्सेंस और टू सरफेस एंटीजन, कुछ केमिकल हैं स्पेशल एंड, ठीक है, RBC के ऊपर प्रेजेंट हैं। तो दो टाइप के हैं, ए और बी। अब अगर ए प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए कहलाएगा, बी प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप बी कहलाएगा। ए और बी दोनों प्रेजेंट हैं तो AB, और दोनों एब्सेंट है तो O, ठीक है। तो दो एंटीजन्स हैं, एंटीजन A एंड एंटीजन B, और वो कहाँ प्रेजेंट हैं? ऑन द सरफेस ऑफ RBC, RBC के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। एंटीजन क्या होते हैं? एंटीजन वो केमिकल्स होते हैं जिनके रिएक्शन में एंटीबॉडीज़ बनती हैं, ओके। तो जिसके ब्लड ग्रुप A है उसके पास एंटीजन A प्रेजेंट है, ओके, और उसके पास बाकी एंटीबॉडी B प्रेजेंट है, ठीक है। एंटीजन A और एंटीबॉडी B प्रेजेंट है। तो जिसका ब्लड ग्रुप A है, अगर हम उसको B ब्लड ग्रुप चढ़ाएंगे तो ये जो एंटीबॉडी प्रेजेंट है ये उससे रिएक्शन करके उसको हटा देंगी, बॉडी के अंदर ब्लड को आने नहीं देती, ठीक है। तो ये इसीलिए जिस सेम ब्लड ग्रुप को सेम ब्लड ग्रुप में डालेंगे तो चलेगा काम, ओके। तो जब भी किसी की बॉडी में ब्लड डालते हैं उसे क्या बोलते हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन, है ना। खून चढ़ाना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। उसके अंदर कहते हैं हम ब्लड ग्रुप मैच करो, है ना। ब्लड ग्रुप मैच किया जाता है तभी किसी से ब्लड डोनर जो होता है ब्लड डोनेट कर रहा है उससे लेकर दूसरे को, लेने वाले को, रेसिपिएंट को चढ़ाते हैं। चलो उसको छोड़ो, अब अभी आप देखो ब्लड ग्रुप के हिसाब से क्या कहेंगे, क्या प्रेजेंट है। जिसका ब्लड ग्रुप A है उसके ब्लड में क्या प्रेजेंट है? एंटीजन A प्रेजेंट है, और एंटीबॉडी कौन सी है? एंटीबॉडी B की प्रेजेंट है, ठीक है। ब्लड ग्रुप A वाला अपना ब्लड किस किस को दे सकता है? A वाला A को और O को, ठीक है। सॉरी, जिसका ब्लड ग्रुप A है उसे कौन कौन दे सकता है? ये A से भी ले सकता है और O से भी ले सकता है, ठीक है। जिसका ब्लड ग्रुप B है उसके पास एंटीजन B प्रेजेंट है और एंटीबॉडी A प्रेजेंट है। तो इसको अगर चाहिए तो कौन कौन देगा इसको? B को B तो देगा ही देगा, साथ में जो जिसका ब्लड ग्रुप O है वो भी दे सकता है, ठीक है। AB वाले को, जिसका ब्लड ग्रुप AB है उसके ब्लड में एंटीजन A और एंटीजन B दोनों प्रेजेंट हैं, और एंटीबॉडी कोई भी प्रेजेंट नहीं है, यानी उसके लिए किसी भी ब्लड के लिए रिएक्शन नहीं होगा, यानी उसको सब दे सकते हैं,
ठीक है। तो किसी को अगर ब्लड ग्रुप ए बी है और उसको खून की ज़रूरत है तो उसको कौन कौन ब्लड दे सकता है? ए बी वाले को ए बी तो दे ही सकता है, ए ब्लड ग्रुप वाला भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, ओ भी। ब्लड ग्रुप ए बी सबसे ब्लड ले सकता है, ठीक है। अब आ गया ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ मतलब इसके पास एंटीजन ए भी नहीं है और एंटीजन बी भी नहीं है, ठीक है। कोई भी एंटीजन नहीं है इसके पास और दोनों एंटीजन की एंटीबॉडी प्रेजेंट है। यानी इसके अंदर अगर हम ब्लड ग्रुप ए डालेंगे तो भी रिएक्शन हो जाएगा, बी डालेंगे तो भी हो जाएगा, ए बी डालेंगे तो भी हो जाएगा। इसीलिए ओ वाले के अंदर केवल और केवल ओ ब्लड ग्रुप ही चढ़ाएगा, कुछ और नहीं। ओ वाला देखो खुद तो सबको दे रहा है, ओ वाला इसको भी दे सकता है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, सबको, लेकिन वो ले किसी से सकता है? ओनली ओ से, ठीक है। ओ वाला सबको ब्लड दे सकता है, इसीलिए उसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, ठीक है। ब्लड ग्रुप ओ वाला पर्सन सबको ब्लड डोनेट कर सकता है, इसीलिए क्या कहलाते हैं ये? यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। और जो ए बी ब्लड ग्रुप था वो सबसे ब्लड ले सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप जिसका है वो सभी ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड ले सकता है, इसीलिए उसको हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। ओके, क्लियर हो गया? चलिए, अब ये तो ए बी ग्रुप हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव एक अलग प्रोटीन की वजह से आता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं आर एच फैक्टर। ओके, ये आर एच फैक्टर सबसे पहले रीसस मंकी में मिला था, इसीलिए उससे उसका नाम आर एच रख दिया, ठीक है। ये भी आरबीसी की सरफेस पे ही प्रेजेंट है। आर एच एंटीजन भी आरबीसी के सरफेस पे ही प्रेजेंट होता है। अगर ये प्रेजेंट है तो हम कहते हैं पॉजिटिव और एब्सेंट है तो नेगेटिव। तो ए पॉजिटिव अगर बोला मतलब इसके पास आर एच प्रेजेंट है, और ए नेगेटिव बोला यानी इसमें आर एच प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब जिसके पास आर एच नेगेटिव है, ए नेगेटिव वाला, इसको अगर हम ये ब्लड इसमें डाल लें तो ये नहीं लेगा, रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो एंटीजन नहीं है वो बाहर से दोबारा डालते हैं तो एक्सेप्ट नहीं होती, रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? मिसमैच हो गया, है ना। चलिए, एक और है कि अगर हस्बैंड और वाइफ, ठीक है, हस्बैंड पॉजिटिव है आर एच और वाइफ है नेगेटिव, और जो उनका बेबी मदर के अंदर अभी बन रहा है वो भी पॉजिटिव बन गया, ठीक है, उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, मदर का नेगेटिव है, तो जब बेबी का बर्थ होता है उस समय ब्लीडिंग होती है ना, और वो जो बीच में नस जुड़ी होती है अम्बिलिकल कॉर्ड, उसे काटा जाता है, तो उसमें से हो सकता है थोड़ा सा पॉजिटिव वाला ब्लड मदर के अंदर चला जाए और उसके ज़्यादा ही रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और मदर के अंदर एंटीबॉडी बन जाती हैं उसको हटाने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्योंकि डिलीवरी हो गई, बेबी तो बाहर आ गया, उसके बाद ये रिएक्शन हो रहा है, तो फर्स्ट बेबी को तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम दोबारा जब वो प्रेग्नेंट होगी लेडी और उसके अंदर जो बेबी बन रहा है, अगर उसका ब्लड ग्रुप फिर से पॉजिटिव हुआ तो मदर की बॉडी उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी और उसको हटा देगी, किल कर देगी, क्योंकि उसके लिए वो हमारी बॉडी का से अलग ब्लड ग्रुप है, ठीक है। इसको बोलते हैं इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, ठीक है। और इससे बचने के लिए कि ये ना हो तो मदर को जब फर्स्ट बेबी उसका होता है तो उसको
इंजेक्शन दिए जाते हैं एंटी आरएच एंटीबॉडीज़ के। ठीक है, चलिए अब इतना आप फिर से सारा रीड करिए, समझिए, इसके आगे का हम बाद में डिस्कस करेंगे।